हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इम्पेरियल केमिस्ट्री एक्सप्लोरर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था मेसोमेरिक इफेक्ट और आज हम लोग उसे आगे बढ़ाएंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था मेसोमेरिक इफेक्ट कहाँ कहाँ पर होते हैं, जिससे हम लोगों ने देखा था दो पाई बॉन्ड अगर अल्टरनेट पोजीशन पर हो या फिर एक पाई बॉन्ड और एक लोन पेयर अल्टरनेट पोजीशन पर हो और फिर एक पाई बॉन्ड और एक नेगेटिव चार्ज अल्टरनेट पोजीशन पर हो या फिर एक पाई बॉन्ड और एक कैटायन अल्टरनेट पोजीशन पर हो, एक पाई बॉन्ड और एक फ्री या नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अल्टरनेट पोजीशन पर हो। तो ये पांच कंडीशन में रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट होते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, ये मेसोमेरिक इफेक्ट दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्लस एम इफेक्ट, जिसे हम लोग प्लस आर इफेक्ट भी कहते हैं, प्लस आर इफेक्ट। दूसरा होता है माइनस एम इफेक्ट या हम लोग इसे माइनस आर इफेक्ट भी कहते हैं। ओके, फिलहाल इसको समझने के लिए हम लोग दो बेंजीन रिंग बनाते हैं। एक बेंजीन रिंग ये हो गया और एक बेंजीन रिंग यहाँ पे बना देते हैं। ओके, इस बेंजीन रिंग में हम एक ग्रुप जोड़ते हैं जिसका नाम है क्लोरीन, और इस बेंजीन रिंग में हम एक ग्रुप जोड़ते हैं जो मान करके चलिए एल्डिहाइडिक ग्रुप है। ओके, तो अब आप ये देखेंगे कि हमारे पास क्लोरीन जो जुड़ा हुआ है उस पे तीन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो नॉन बॉन्डेड होते हैं, यानी तीन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन यहाँ पे कार्बन के पास कोई भी लोन पेयर या नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ओके, ये जो हमारा बेंजीन था ये भी एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। ये जो बेंजीन है ये भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। ओके, लेकिन दोनों में यहाँ पे डिफरेंस आ गया है कि इस केस में क्लोरीन है और उस क्लोरीन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, लेकिन यहाँ पे जो अटैच्ड है वो कार्बन है और इस कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है। तो चलिए पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। अगर ये हमारा क्लोरीन है और इसके पास लोन पेयर है तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और फिर लोन पेयर है। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि लोन पेयर फर्स्ट मूव करता है, ये मूव किया किसके तरफ? डबल बॉन्ड की तरफ। तो अब बताइए, ये डबल बॉन्ड ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव किया तो इस कार्बन के पास यानी इस क्लोरीन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो जाएगा, और डबल बॉन्ड होगा तो जरा काउंट करिए इस कॉर्नर वाले कार्बन के पास कितने बॉन्ड हो गए। पहले से एक दो तीन और एक चार था, एक और बॉन्ड बना तो पांच बॉन्ड हो गया। अब आप ये बताइए कार्बन पांच बॉन्ड तो नहीं बनाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है जैसे ही ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ यानी इलेक्ट्रॉन पेयर, वैसे ही ये बॉन्ड टूट करके इस एटम पे आ जाएगा। ओके, और इस एटम पे जब आया तो आप देखेंगे कि कार्बन और क्लोरीन के बीच यहाँ डबल बॉन्ड हो गया और इस क्लोरीन के पास अब चार ही इलेक्ट्रॉन बचे क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। तो क्लोरीन पर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज, और आगे यहाँ पर जो है नेगेटिव चार्ज हो गया। साथ में दो इलेक्ट्रॉन भी आए, ये बॉन्डेड वाला, और पहले से जो था उसको रहने दीजिए। क्लियर है? अब आगे देखते हैं कि अब ये नेगेटिव चार्ज हो गया सिंगल बॉन्ड और पाई बॉन्ड। तो इस केस में भी आप लोग को लास्ट क्लास में बताया था कि मूवमेंट किसका होगा? नेगेटिव चार्ज का। तो नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इस बॉन्ड पे आ जाएगा और ये बॉन्ड फिर आगे की ओर टूट जाएगा। तो अगला स्ट्रक्चर जो बनेगा वो कुछ इस प्रकार से है, डबल बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज विथ लोन पेयर, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, इस पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, चार इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर हैं। नेक्स्ट स्टेप में आप फिर से देखेंगे
कि ये जो बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट हो गया, सॉरी ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो गया और ये यहाँ पे आ गया। तो अब आप ये देखेंगे कि एक नया स्ट्रक्चर बन गया कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर डबल बॉन्ड Cl प्लस, और ये बॉन्ड शिफ्ट होकर के इस एटम पे आ गया। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन भी आएंगे और साथ में नेगेटिव चार्ज भी आएंगे। अब ज़रा सोचिए कि अगर अगले स्टेप में ये फिर से मूव करे और ये फिर से यहाँ चला जाए, तो बताइए बच्चों, ये फिर से वही स्ट्रक्चर बन जाएगा। ओके, तो कुल मिलाकर के यहाँ पे 4 डिफरेंट स्ट्रक्चर बने, 1 2 3 एंड 4। क्लियर है? अब थोड़ा सा हम लोग चले आते हैं इस स्ट्रक्चर में। इस स्ट्रक्चर को हम लोग देखते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है, यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होगा। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट अगर हुआ तो पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन किसके तरफ गया? ऑक्सीजन की तरफ। तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, और जब पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड CO माइनस H। बच्चों यहाँ पे अब 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, क्योंकि पहले से 4 इलेक्ट्रॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ। अब बताइए, इस पे पॉजिटिव चार्ज कोई इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, पहले से यहाँ पर डबल बॉन्ड है। अब देखेंगे अगला स्टेप में ये पाई बॉन्ड शिफ्ट किया किसके तरफ? कैटायन के तरफ। और नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो बना वो कुछ इस तरह से है। यहाँ पर भी 6 इलेक्ट्रॉन अभी भी है, कोई चेंज नहीं आया। अब जो है चेंज आया वो इस प्रकार से कि ए पॉजिटिव चार्ज अब यहाँ हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड यहाँ पर। और फिर नेक्स्ट स्टेप, ये डबल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो है पाई बॉन्डेड, वो यहाँ पे आ गया। तो बताइए अब पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट कर गया कौन सा पोजीशन पर? ये ऑर्थो पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज। अब डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड O माइनस H। और इस तरह से ये पाई बॉन्ड फिर यहाँ पे आया, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और ये फिर बॉन्डेड नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो जब ये आया तो फिर से देखिए वही स्ट्रक्चर बन गया। जी हाँ, तो यहाँ पर भी कुल जो है 4 स्ट्रक्चर बनते हैं, 1 2 3 एंड 4। तो बच्चों ये जो 4 स्ट्रक्चर बने, दीज आर कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और ये जो 4 स्ट्रक्चर बने इन्हें भी हम लोग क्या बोलेंगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया तो बनने के बाद हम लोग देखते हैं कि हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसमें ये पता चलता है कि नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ पर डेवलप हुए। तो बताइए, क्लोरीन के पास, क्लोरीन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड तो हमेशा है, वो रहेगा, और डबल बॉन्ड जो है वो इस तरह से रोटेट कर रहा है। डबल बॉन्ड बाहर भी जा रहा है, तो हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखना यह है कि कभी डबल बॉन्ड, मान के चलते इसको नंबरिंग कर देते हैं, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 और 6। तो कभी डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच है, तो कभी डबल बॉन्ड देखिए 2 और 3 के बीच है। तो इसका मतलब यह है कि डबल बॉन्ड ये पूरे के पूरे रिंग में रोटेट कर रहा है, और कभी कभी क्लोरीन के पास भी जा रहा है। ठीक है, तो अब देखेंगे क्लोरीन, यानी क्लोरीन पे आ रहा है कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। लेकिन हमेशा आ रहा है क्या? नहीं, कभी नहीं भी है और कभी है भी। तो हम लोग इस पर रखते हैं पार्शियल पॉजिटिव, और अंदर में जो है वो नेगेटिव चार्ज आया। तो कहाँ कहाँ पर आया भाई? सेकेंड नंबर में, 4 नंबर में, और फिर से 6 नंबर में, यानी 2 ऑर्थो पोजीशन पर और एक पैरा पोजीशन पर। तो इसे हम लोग कहेंगे डेल्टा बाय 3 माइनस, डेल्टा बाय 3 माइनस और डेल्टा बाय 3 माइनस। जितना पॉजिटिव चार्ज बाहर होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज अंदर होगा। लेकिन ये अंदर 3 एटम में बटे हुए हैं,
तो उसको 3 से डिवाइड कर देंगे। ये हो गया रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। और अगर यहाँ की बात हम लोग करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा बच्चों, ये बेंजीन है, आप देख रहे होंगे कार्बन, ऑक्सीजन और यहाँ पर हाइड्रोजन है। तो अब बताइए इनके अंदर डबल बॉन्ड मूव कर रहा है और डबल बॉन्ड कभी इसके बीच भी आया तो कभी इसके बीच भी आया। माइनस चार्ज कभी कार्बन पे नहीं आया, इस पे आया, तो डेल्टा माइनस, और यहाँ होगा डेल्टा बाई 3 प्लस, यहाँ होगा डेल्टा बाई 3 प्लस, यहाँ भी होगा डेल्टा बाई 3 प्लस। क्लियर है? तो ये हो गया इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर और ये हो गए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजल्डिहाइड और ये हो गए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोबेंजीन। अब बच्चों इन दोनों में क्या फर्क है प्लस एम और माइनस एम में? तो देखिए क्लोरीन जो है बेंजीन को यानी कॉन्जुगेटेड सिस्टम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके रेजोनेंस कर रहा है। तो अगर ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो हम कहेंगे कि यह पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट कर रहा है। और अगर ये इलेक्ट्रॉन को बेंजीन से यानी कॉन्जुगेटेड सिस्टम से अपनी ओर खींच रहा है तो हम कहेंगे कि ये माइनस एम या फिर माइनस आर इफेक्ट कर रहा है। क्लियर है? चलिए, तो अगर रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन डोनेट करके हुआ तो हम उसे कहेंगे पॉजिटिव रेजोनेंस या पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, और अगर इलेक्ट्रॉन को कॉन्जुगेटेड सिस्टम से खींच करके हुआ तो हम उसे कहेंगे नेगेटिव मेसोमेरिक या रेजोनेंस इफेक्ट। क्लियर है? अब थोड़ा सा साथ में ये भी जान ले कि कौन कौन प्लस एम इफेक्ट करेंगे और कौन कौन माइनस एम इफेक्ट करेंगे। तो बच्चों जितने भी ग्रुप हैं जिनके पास सेंट्रल एटम यानी जो बेंजीन से अटैच्ड एटम है या कॉन्जुगेटेड से डायरेक्टली अटैच्ड एटम है, अगर उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन देगा। तो बच्चों देखते हैं कि हमारे पास जो हमारा सिलेबस है क्लास 12 की, उसकी बात करेंगे तो पहला चैप्टर हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन है। तो बच्चों हेलोजन में सभी के पास बॉन्ड बनाने के बाद भी 6 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। तो फ्लोराइड हो गया, क्लोराइड हो गया, ब्रोमाइड हो गया और क्या हो गया, आयोडाइड। ये लोग जो है पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट करेंगे। आप देखते होंगे दूसरा चैप्टर हमारा है अल्कोहल OH ग्रुप। तो बच्चों यहाँ पर भी 2 लोन पेयर होते हैं। ईथर एक चैप्टर आता है बच्चों OR, तो यहाँ पर भी आपका लोन पेयर है। आगे चलेंगे तो हम लोग देखेंगे एमाइन NH2 लोन पेयर है बच्चों, NHR लोन पेयर है, NR2 लोन पेयर है। तो हर लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप अगर कॉन्जुगेटेड सिस्टम से अटैच्ड है तो वो आपका पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट करेगा। क्या करेगा? पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। और अगर कॉन्जुगेटेड सिस्टम से जो एटम अटैच्ड है वो अगर किसी और एटम के साथ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो वहाँ पर होगा माइनस एम इफेक्ट। क्लियर है? यानी अगर हेट्रो एटॉमिक मल्टीपल बॉन्ड उपस्थित है तो माइनस एम इफेक्ट, और अगर लोन पेयर वाला एटम या ग्रुप अटैच्ड है तो वहाँ पर होगा प्लस एम इफेक्ट। तो हमारे सिलेबस में बच्चों मान करके चलिए एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोजाइलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोजाइलिक एसिड, कार्बोजाइलिक एसिड, एसिड हैलाइड, एसिड एमाइड, ये सभी अगर बेंजीन में अटैच्ड हैं तो ये सब के सब जो हैं वो आपके माइनस एम ग्रुप हैं। कौन से ग्रुप? माइनस एम। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग प्लस एम ग्रुप और माइनस एम ग्रुप यानी वैसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके रेजोनेंस करे हम उसे कहेंगे प्लस एम ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन खींच करके करे उसे क्या बोलेंगे? माइनस एम ग्रुप। ओके, और वैसा इफेक्ट जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके हो रहा है तो उस इफेक्ट को हम लोग कहेंगे प्लस एम इफेक्ट, और इलेक्ट्रॉन को अगर खींच करके रेजोनेंस कर रहा है तो हम उसे क्या बोलेंगे? माइनस एम इफेक्ट। क्लियर है? तो अब हम लोग बात करते हैं कि इस प्लस एम और माइनस एम के होने से बेंजीन रिंग में क्या प्रभाव पड़ा। क्या प्रभाव पड़ा? बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट।
तो बात करेंगे कि इस प्लस एम इफेक्ट में आप देखिए कि रिंग के अंदर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। कौन सा चार्ज डेवलप हुआ? नेगेटिव चार्ज। तो बताइए नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ यानी इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी को इसने क्या किया? बढ़ा दिया। इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी को बढ़ा दिया। इस वजह से हम लोग इसे कहते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो ये आपका क्या हो गया? प्लस एम वाला जो होगा वो एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा। क्या होगा? एक्टिवेटिंग। चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि एक्टिवेटिंग, यहाँ पे हम लोग हेलोजन ले लिए, गलती से ऐसा भी एग्जांपल ले लिए हैं जो क्लोरीन है, और क्लोरीन का जो है प्लस एम इफेक्ट से ज़्यादा इफेक्टिव होता है इंडक्टिव इफेक्ट। एनीवे आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल ये जानिए कि ऑर्थो, पैरा और फिर से कौन? ऑर्थो पोजीशन पर कौन सा चार्ज आया? माइनस चार्ज। कौन सा चार्ज आया? माइनस चार्ज। ओके, लेकिन वही देखिए आप ऑर्थो, पैरा और फिर से ऑर्थो पर कौन सा चार्ज आया? प्लस चार्ज। तो कुल मिलाकर के हम ये बताना चाह रहे हैं कि चाहे प्लस एम हो चाहे माइनस एम हो, इफेक्ट तो ऑर्थो और पैरा को भुगतना पड़ता है। ओके, चाहे वो इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी को बढ़ा दे प्लस एम वाला, चाहे माइनस एम वाला घटा दे। तो बढ़ेगा भी तो कहाँ पर बढ़ेगा? ऑर्थो और पैरा पर, और घटेगा भी तो कहाँ घटेगा? ऑर्थो और पैरा पर। क्लियर है? तो इतनी बात यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कौन सा इफेक्ट? मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट। ओके, तो हम लोग बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट हमारा एक इंपॉर्टेंट इफेक्ट छोटा है, दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन। तो नेक्स्ट इफेक्ट हमारा होगा दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। ये हमारा इफेक्ट नंबर 4 है, इसे हम लोग बोलेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। तो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट क्या होता है कि जैसे मान करके चलिए यहां पे CH2 है, इस पर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर हाइड्रोजन है, कार्बन है, और कार्बन से अटैच्ड कौन है? हाइड्रोजन। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि कार्बन जिस पर पॉजिटिव चार्ज है उसके बगल वाला कार्बन पे अटैच्ड कौन है? हाइड्रोजन। गौर से सुनेंगे बच्चों। तो अब आप ये बताएंगे कि इस कार्बन पे, थोड़ा इसका स्ट्रक्चर बना लें, कार्बन पे कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। एक सिग्मा बॉन्ड इधर है, 2 हाइड्रोजन और होगा। तो बताइए 1 2 और 1 3 बॉन्ड, और कोई इलेक्ट्रॉन पेयर तो है नहीं, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2। क्या होगा? sp2। और sp2 कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस sp3 से क्या होता है? ज्यादा। तो बच्चों ये जो है अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और इस कारण से CH सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन दे करके क्या होगा? निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन दे करके निकल जाएगा, और जब ये निकल गया तो आप देखेंगे H C डबल बॉन्ड CH2, और यहां पर क्या बन गया? H। और एक हाइड्रोजन जो है वो हवा में आ गया। मान करके चलिए इसका कुछ होगा। अब अगर मान लेते यही बात ये हाइड्रोजन करता और ये ना करता, तो हम देखेंगे कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड क्या हो गया? CH2। अब बताइए ये काम ये भी तो कर सकता था। अगर ये किया तो बताइए 2 हाइड्रोजन ऊपर वाले बच गए। क्लियर है? तो बच्चों CH सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का, CH सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग को ही हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। यानी इसे हम लोग डिफाइन करते हैं, द इफेक्ट प्रोड्यूस इन अ मॉलिक्यूल ड्यू टू delocalization of CH sigma bonded electron is called hyperconjugation effect। तो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट से ये जो स्ट्रक्चर बने, इन स्ट्रक्चर को हम कहते हैं
हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। तो कितने स्ट्रक्चर बने? 1, 2 और 1, 3। भाई यहां पर हाइड्रोजन होगा हवा में, बॉन्डेड नहीं है, यहां पर भी होगा। ओके, तो अब बताइए, एक स्ट्रक्चर, 2 स्ट्रक्चर और एक 3 स्ट्रक्चर, और एक खुद था। ओके, तो टोटल कितने स्ट्रक्चर हुए? 4 स्ट्रक्चर्स। कितने? 4। अब होता यह है कि हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कितने स्ट्रक्चर बनेंगे? तो बच्चों, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1। बताइए, इस पर पॉजिटिव चार्ज था, इसके बगल वाला कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहें, और इस पे 1, 2 और 1, 3 हाइड्रोजन है, यानी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इक्वल टू 3। तो 3 अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1, यानी टोटल कितना? 4 स्ट्रक्चर। तो जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर उतना ही ज्यादा बनेंगे। ओके, तो बच्चों, यह एक प्रकार का रेजोनेंस ही है, लेकिन यहां पर क्या होता है कि बॉन्ड जो टूटता है ना, वो बनता नहीं है, ये टूट गया, इसलिए हम इसे कहते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्या बोलेंगे? नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो अब देखेंगे कि कहां कहां पर यह हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट होगा। तो पहला बच्चों याद रखिएगा, कैटायन पे होगा, दूसरा बच्चों फ्री रेडिकल पे होगा, और तीसरा जो है वो आपका होगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यानी एल्कीन में होगा। क्लियर है? हाइपर कॉन्जुगेशन कहां कहां पर होगा? कैटायन में, फ्री रेडिकल में और एल्कीन में। नहीं होगा किसमें? एनायन में। तो बच्चों, एनायन में हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो जरा देख लेते हैं हम लोग। मान करके चलिए, इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है और यहां पर जो है CH2 माइनस, CH2 माइनस। तो अब बताइए बच्चों, इस कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज है, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई। अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो खींचने की क्षमता क्या हो गया? कम हो गया। तो ना ये इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ना ही इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और ना ही यहां से हाइड्रोजन हटेगा। पहला कंडीशन। दूसरा, अगर मान करके चलिए हट गया तो इलेक्ट्रॉन दे के ना जाएगा, तो भाई इसके पास तो पहले से इलेक्ट्रॉन है, अभी इलेक्ट्रॉन लेके क्या करेगा? सो नो हाइपर कॉन्जुगेशन अकर्स इन एनायन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन ओनली अकर्स इन एल्कीन, कैटायन एंड फ्री रेडिकल। क्लियर? तो आगे की बात करते हैं कि अब हम लोग देखेंगे कि इन 3 जगहों में से कहीं भी हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है। यहां भी होगा, यहां भी होगा और यहां भी होगा। लेकिन इसके अलावा एक कंडीशन और है कि उस स्ट्रक्चर के पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। एक अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। क्लियर है? तो अगर एक अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो वहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। तो चलिए बच्चों, हम लोग देखते हैं कि कुछ स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं, और उन स्ट्रक्चर में कहां कहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा और कहां नहीं होगा। तो आप देखेंगे, ये आपका CH3 है, CH2 है और CH2 प्लस है। बच्चों, ये पहला नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन ये है कि मान करके चलिए CH3 प्लस है। तीसरा नंबर क्वेश्चन ये है कि CH3 CH2 और यहाँ पे एक नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन ये है कि मान करके चलिए ये हमारा साइक्लोहेक्सेन है और यहाँ पर जो है एक पॉजिटिव चार्ज है। अगर मान लेते हैं यहाँ पर CH3 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 पॉजिटिव चार्ज, मान लेते हैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, और ये जो है आपका डबल बॉन्ड CH3 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 और CH3। तो बच्चों, इसको ये बताना है कि इनमें से किसके किसके पास, यानी किस किस स्ट्रक्चर में हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, और अगर होगा तो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे। तो छोड़िए भाई हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, आप नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ही बता दीजिए, हमें पता चल जाएगा कितना स्ट्रक्चर बनेगा। तो चलिए, कैटायन में होता है, पहला कंडीशन पास कर गया। दूसरा कंडीशन, अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है? हाँ भाई, इसके बगल में जो कार्बन है वो अल्फा है, उसके बगल में जो है वो बीटा है।
तो अल्फा कार्बन कितना है? 2। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 2 है, तो स्ट्रक्चर कितने बनेंगे? 3। यहां पे बताइए आपके पास CH3+ है, यानी इस कार्बन के पास अब कोई भी कार्बन अटैच नहीं है, मतलब यहां को अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन ही नहीं तो हाइड्रोजन कैसे होगा? इस कार्बन से अटैच हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन नहीं कहेंगे, ऐसी गलती नहीं करिएगा। अल्फा कार्बन पे अटैच्ड हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। ओके, अब बताइए फ्री रेडिकल में होता है? हाँ होता है भाई। अल्फा हाइड्रोजन बता दो, 3 है, तो स्ट्रक्चर 4 बनेगा। इसमें होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें होगा। अब बताइए एल्कीन है बच्चों, एल्कीन है, डबल बॉन्ड। इसके बगल वाला कार्बन को क्या बोलेंगे? अल्फा। इसके बगल वाले कार्बन को अल्फा, इसके बगल वाले को अल्फा, और इसके बगल वाले को अल्फा। टोटल जो है कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए? 3 3 6, 3 9 और 3 12, तो अल्फा हाइड्रोजन होगा 12। बच्चों यहाँ पर यानी मान करके चलते हैं ये स्ट्रक्चर कुछ भी हो इसमें होगा, मान लेते हैं ये 4 है, ये 5 है और ये 6 नंबर स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर होगा। इसकी बात करेंगे तो हाँ भाई केटाइन में होता है, इसके बगल में यहाँ पे कितने हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन यहाँ भी होगा, तो अल्फा हाइड्रोजन इक्वल टू 2 हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। एनायन में बच्चों हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता है। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा क्या? हाइपर कॉन्जुगेशन। ओके, यानी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। क्लियर है? तो अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा बच्चों ऑर्गेनिक रिएक्शन इंटरमीडिएट। उससे पहले अब हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा ये भी जान लेंगे कि हमारा चार हम लोगों ने सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट पढ़ा, उसमें से 3 के बारे में हम लोग जानेंगे इनकी टेंडेंसी क्या होती है। तो इफेक्टिवनेस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट। चलिए बच्चों, पहला हम लोग देखते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट, दूसरा हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, तीसरा नंबर इंडक्टिव इफेक्ट। तो सबसे पहले ये हम लोग देखेंगे कि इन तीनों इफेक्ट में, एक मिनट दोस्तों, तो ये तीनों इफेक्ट में, हाइपर कॉन्जुगेशन, मेसोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट में, रिएक्शन को कौन ज़्यादा प्रभावित कर सकता है? ओके, यानी इफेक्टिवनेस या इफेक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा? तो बच्चों रटने से बढ़िया है कि पहले समझ लें। मेसोमेरिक इफेक्ट में आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर डीलोकलाइजेशन होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, कंप्लीट या पार्शियल? कंप्लीट डीलोकलाइजेशन। ओके, यानी आपने देखा कि CH2 डबल बॉन्ड CH, और अगर मान करके चलिए यहाँ पे Cl है, तो भाई ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है, यानी पाई इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है एक जगह से दूसरे जगह। कौन सा इलेक्ट्रॉन? पाई इलेक्ट्रॉन। यहां पर बताइए हाइपर कॉन्जुगेशन में ये हमारे पास CH सिग्मा बॉन्ड है, इसके बगल में मान करके चलते हैं CH डबल बॉन्ड CH2 है, तो बच्चों इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट करेगा, जिसके वजह से यहाँ पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो बच्चों आप देखेंगे ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और ये बॉन्ड अगर यहाँ शिफ्ट हुआ तो ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो बताइए क्या डेवलप हुआ? डेवलप क्या हुआ, नहीं हुआ, वो छोड़िए। अब आप ये बताइए कि ये हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है, और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट में कौन सा बॉन्ड का शिफ्टिंग हुआ? सिग्मा बॉन्ड का। कौन सा? सिग्मा बॉन्ड।
और सिग्मा बॉन्ड के शिफ्टिंग के वजह से ये इफेक्ट डेवलप हुआ। तो बताइए कंप्लीट ट्रांसफर हुआ या पार्शियल शिफ्टिंग हुआ? कंप्लीट ट्रांसफर। यहां पर भी क्या हुआ था? कंप्लीट ट्रांसफर। यहां पर भी क्या हुआ? कंप्लीट ट्रांसफर। लेकिन आप देख रहे हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट में, जैसे मान करके चलिए CH3 है, CH2 है और क्या है? Cl है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर की वजह से ये सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अपनी ओर क्या कर रहा है? खींच रहा है, और ये आगे की ओर से खींच रहा है। तो पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ यहाँ पर सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का पार्शियल शिफ्टिंग हो रहा है, इस वजह से ये कम इफेक्टिव होगा। तो सबसे कम इफेक्टिव होगा आपका कौन सा? इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट। अब देखते हैं कि ये दोनों तो ज्यादा होंगे, लेकिन इन दोनों में कौन ज्यादा होंगे? यहां भी कंप्लीट ट्रांसफर, यहां भी कंप्लीट ट्रांसफर, लेकिन बच्चों यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है और यहाँ पर किसका? सिग्मा बॉन्डेड का। ओके, तो इन दोनों में कौन आसानी से ट्रांसफर हो सकता है? पाई इलेक्ट्रॉन या सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन? ऑब्वियस सी बात है, पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर आसानी से होगा, क्योंकि पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है और सिग्मा बॉन्ड थोड़ा मजबूत होता है। तो आसानी से शिफ्ट कौन करेगा ट्रांसफर? पाई इलेक्ट्रॉन इन कंपैरिजन टू सिग्मा इलेक्ट्रॉन। इसीलिए मेसोमेरिक इफेक्ट ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगा मेसोमेरिक इफेक्ट, उसके बाद होगा हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, उसके बाद होगा इंडक्टिव इफेक्ट। तो कोई भी रिएक्शन के रेट को सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन करेगा? मेसोमेरिक इफेक्ट, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, और उसके बाद फिर इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट है, और इन तीनों सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट, यही तीनों ही डिसाइड करते हैं रिएक्शन के मैकेनिज्म को। ठीक है, और इसी के आधार पर हम लोग आगे के रिएक्शन मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे, और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट, यानी वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कार्बोकेटायन, कार्बन आयन और कार्बन फ्री रेडिकल अलॉन्ग विद कार्बिन एंड नाइट्रीन के बारे में। ठीक है, तो आज इतना ही। आप लोग को मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और रेगुलर बने रहें, रेगुलरली वॉच करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। और ख़ास करके उन स्टूडेंट के लिए एप्लीकेबल है जो 12 का बोर्ड एग्ज़ाम लिखने जा रहे हैं, चाहे वो बोर्ड CBSE का हो, चाहे जैक बोर्ड का हो, चाहे बिहार बोर्ड का हो। तो काइंडली सभी बच्चों में इसे शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।